Hello everyone, welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia and I am Assistant Professor Anushka Sharma. So today our topic is Law of Supply. Now let us see the introduction. Now this law was introduced by Professor Alfred Marshall in his book Principle of Economics and it was published in the year 1890. Okay? So the law will explain the functional relationship between the price and quantity supplied. Okay? This law is just similar to like law of demand. If you have done with that, ठीक है, then you will be able to understand it in a proper way. अगर आपने law of demand का video देख लिया है, उसे समझ लिया properly, so this will become easy for you. So I will recommend you all to just go through that video if you have not yet seen that. Okay, so let us see the statement of the law. Now Alfred Marshall states that other things being constant, higher the price of a commodity, more is the quantity supplied, and lower the price of commodity, less is the quantity supplied. यानी कि बाकी सारी चीज़ें अगर कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट इज सेम रहे, तो क्या होगा, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, मतलब कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस अगर बढ़ जाएगी, क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड. ठीक है, प्राइस बढ़ गई, सप्लाई विल ऑल्सो इंक्रीज. एंड लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस कम हो गई तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ठीक है, दिस रिलेशन इज नोन एज डायरेक्ट रिलेशन. ठीक है, प्राइस एंड सप्लाई का रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन है. ठीक है, प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है, प्राइस कम हो जाती है तो सप्लाई भी कम हो जाती है. यहाँ पर आपको एक सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. ठीक है, जब हम लॉ देखेंगे, लॉ को समझेंगे, तो आपको सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको देखना है. ठीक है, सो लेट अस सी द शेड्यूल. ठीक है, टेबल देखते हैं. एक कमोडिटी एक्स है, ठीक है, जिसका प्राइस फर्स्ट कॉलम में दिया गया, सेकंड में उसकी क्वांटिटी सप्लाइड इन टर्म्स ऑफ केजीज. ठीक है, नाउ वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट था एक्स जिसकी प्राइस थी 10 रुपीज, तभी सेलर या सप्लायर्स उसे 100 kg सेल कर रहे थे. प्राइस का क्या हो गया, बढ़ गई 10 से 20 रुपीज. नाउ 20 रुपीज प्राइस बढ़ गई, यहाँ पे हमने क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ा दिया, इट इज 200 kg नाउ. आफ्टर दैट अगेन प्राइस इंक्रीजेस, प्राइस 20 से 30 हो गई तो क्वांटिटी हमारी 200 से 300, ऐसे कंटिन्यूसली देखते जाते, तो लास्टली हमारे पर्टिकुलर कमोडिटी जो एक्स है उसकी प्राइस हो जाती है 50 रुपीज. ठीक है, एंड क्वांटिटी सप्लाइड इज ऑल्सो हाईएस्ट. ठीक है, 500 kgs वहाँ पे सप्लायर्स प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं. सो वी कैन कंक्लूड बाय दिस शेड्यूल, व्हाट वी कैन कंक्लूड कि जैसे जैसे हमारे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही थी, ठीक है, 10 से 20, देन 30, देन 40, देन 50, कंटिन्यूस बेसिस पे वैसे वैसे यहाँ पे हमारी सप्लाई भी क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी इन अ सेम मैनर. ओके, सो दिस रिलेशन इज व्हाट, डायरेक्ट रिलेशन. प्राइस बढ़ती है, सप्लाई भी बढ़ जाती है, प्राइस कम हो जाती है, सप्लाई भी कम हो जाती है. नाउ इस शेड्यूल के बेसिस पे वी हैव टू ड्रॉ दी डायग्राम, दैट इज द सप्लाई कर्व. ठीक है, ऑन द वाई एक्सिस वी शो द प्राइस of that commodity and on the x axis we have to show the quantity supplied. ठीक है, on that basis उस supply schedule जो अभी आपने देखा टेबल, उस टेबल के बेसिस पे ही हम क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं. so this SS is what, the supply curve. okay, now देखो जब पर्टिकुलर commodity था जिसकी प्राइस थी 10, this first dot, okay, from the left hand side, this जब पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस थी 10, तभी हम क्वांटिटी सप्लाइड कितना कर रहे थे, 100 kgs. 20 पे 200 kg, सी दी अनदर सेकेंड डॉट. ठीक है, 30 पे इट्स 300, 40 पे इट इज 400, 50 प्राइस पे द क्वांटिटी सप्लाइड इज 500 kgs. ठीक है, सो बाय कनेक्टिंग ऑल दीज डॉट्स वी विल गेट SS, दैट इज द सप्लाई कर्व. ओके, सो द सप्लाई कर्व इज व्हाट, इट इज मूविंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, डिमांड का हमने देखा था, डिमांड कर्व मूव होता था डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, सप्लाई उल्टा है, सप्लाई कर्व विल मूव अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. क्लियर? नाउ लेट्स सी दी assumptions ऑफ द लॉ. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय assumptions? assumptions मतलब क्या बातों को हमने assume किया गया है या कंसिडर किया गया है. अगर ये सब assume नहीं करेंगे तो हमारा लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है, लॉ क्या बताता है, ये बात ध्यान में रखना कि प्राइस बढ़ जाती है, सप्लाई विल ऑल्सो इंक्रीज, प्राइस कम हो जाती है, सप्लाई भी कम हो जाती है. So the first assumption is cost of production, constant cost of production. Constant is same.
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए. वाई, सपोज कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी है, आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया 50,000 रुपीज़. एक पर्टिकुलर कमोडिटी को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है 50,000 रुपीज़. उस 50,000 रुपीज़ में आप उस पर्टिकुलर एक्स कमोडिटी का 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते हो. अगेन आई एम रिपीटिंग, 50,000 कैपिटल में यू आर मैन्युफैक्चरिंग और यू आर प्रोड्यूसिंग 10,000 यूनिट्स ऑफ सम पर्टिकुलर कमोडिटी. अब सेम कैपिटल में 50,000 कैपिटल में बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है, ठीक है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब गुड्स को बनाने का खर्चा, ठीक है, प्रोडक्शन का कॉस्ट वो अगर बढ़ गया है तो सेम कैपिटल 50,000 में आप उतना ही सेम 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे. सपोज आप 7,000 प्रोड्यूस कर पा रहे हो क्योंकि गुड्स को बनाने का खर्चा बढ़ गया. अब क्या हुआ, सेम कैपिटल आपका अमाउंट था 50,000, ठीक है, बट आप बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो आपका प्रोडक्शन भी क्या हो गया, बढ़ गया. ठीक है, अब भले ही मार्केट में प्राइस चेंज नहीं हुई, प्राइस उतनी की उतनी, आपकी सप्लाई फिर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. वाई, बिकॉज आपने प्रोड्यूस ही कम किया है. ठीक है, तो क्या बताया गया है, प्राइस कम होती है तो सप्लाई कम होती है, बट यहाँ पे प्राइस में तो कुछ असर ही नहीं हुआ था, बट फिर भी हमारी सप्लाई कम हो गई. वाई, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इस वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहना चाहिए कांस्टेंट, और यू कैन से सेम. सेकेंड इज द कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, ना प्रोडक्शन करने का भी अलग अलग तरीका होता है. कुछ मैन्युअली प्रोडक्शन करवाते हैं, कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके, राइट. बिकॉज ऑफ द अपग्रेडेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज अच्छे हमारे पास अवेलेबल है, जिस वजह से क्या होता है, अगर हम अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, मशीनरीज वगैरह का यूसेज करते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारा एक तो प्रोडक्शन ज़्यादा क्वांटिटीज़ में होता है, एज वेल एज क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है. लाइक इन सपोज मैंने आपको बोला एक पर्टिकुलर पेज है, आपको लिखना है, एक टेक्स्ट बुक का कोई भी एक पेज ले लो, उसको आपको लिखना है. ठीक है, सेम पर्टिकुलर पेज को अगर आपको प्रिंट देने के लिए बोले तो कौन सा वाला काम ज़्यादा बेटर वे में और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा. ऑब्वियसली आपको जो प्रिंट देना है वो काम आपके ज़्यादा स्पीड में होगा, एज वेल एज क्वालिटी वाइज भी उसमें कोई राइटिंग सबको समझ में आएगी. ठीक है, क्वालिटी वाइज भी वो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा. तो हमने क्या किया, हमने टेक्नोलॉजी का यूसेज किया, उस वजह से हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा भी हो रहा था और एज वेल एज क्वान्टिटी वाइज भी, क्वालिटी वाइज भी अच्छा था वो. ठीक है, सो जब हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो हमारी क्वांटिटी या बोल सकते हैं हमारा प्रोडक्शन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. तो अगर हम अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा. ठीक है, और अगर हमने ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करके रखा तो ऐसे उसको अपने पास रख के नहीं रखेंगे, उसको हमको सेल तो करना ही पड़ेगा, राइट. अगर इनकेस पेरिशेबल गुड्स है जो जल्दी खराब हो जाएंगे तो उसे हम स्टोर कर पाएंगे. ठीक है, तो प्रोडक्शन बढ़ गया तो हमें सप्लाई भी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ा देनी पड़ेगी, भले ही प्राइस कम हो तो भी. ठीक है, सो देयर शुड बी कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. टेक्निक जो हम पहले यूज करते हैं सेम होनी चाहिए, उसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए. नेक्स्ट आता है नो चेंज इन दी वेदर कंडीशन. वेदर कंडीशन और यू कैन से क्लाइमेटिक कंडीशन में भी कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए. ठीक है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहिए. वाई, बिकॉज सपोज काफ़ी ज़्यादा मानसून आ गई या कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई लाइक फ्लड्स. ठीक है, अब ऐसी सिचुएशंस में क्या होते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है. बट अभी सपोज फ्लड्स आए हैं, ठीक है, तो फ्लड्स में फार्म लैंड को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, खेती वगैरह को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है. अब ऐसे टाइम पे प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ गई है, वेजिटेबल्स की सपोज, ठीक है, प्राइसेस बढ़ गई है, बट सप्लायर के पास प्रोडक्ट होना भी तो चाहिए सेल करने के लिए, राइट. तो प्राइसेस बढ़ गई है फिर भी हम लोग सप्लाई बढ़ा नहीं पाए. वाई, बिकॉज हमारी वेदर कंडीशंस ही अच्छी नहीं थी. ठीक है, जनरली एग्रीकल्चर गुड्स के लिए ये ज़्यादा रिलेटेड है, बिकॉज वेदर कंडीशंस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का ज़्यादा डिपेंड करता है प्रोडक्शन वेदर की कंडीशंस पे, और यू कैन से क्लाइमेट की कंडीशंस में. ठीक है, सो देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन दी वेदर कंडीशंस. नेक्स्ट आता है नो चेंज इन दी गवर्नमेंट पॉलिसी. गवर्नमेंट की पॉलिसी भी में भी कोई भी चेंज नहीं आनी चाहिए, जैसा है वैसे ही रहना चाहिए, या बोल सकते हो कांस्टेंट रहनी चाहिए. ठीक है, लाइक अभी जैसे डीमोनेटाइजेशन अभी लेटेस्ट हमारा था, ठीक है, हो गया टाइम, बट फिर भी काफ़ी मतलब लोगों के ऊपर उसका असर हुआ था. सो डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे क्या हुआ था, हमारे पास जो पैसे थे वी हैव टू लाइक डिपॉजिट इट इनटू द बैंक्स. ठीक है, हम लोग को बैंक में जमा करना था, बिकॉज कुछ नोट्स ऐसे होते थे जो बंद होने वाले थे. ठीक है, फ्यूचर में. सो अब क्या हुआ, अब लोग पैनिक होकर काफ़ी जल्दी जल्दी डिपॉजिट करने जा रहे थे, तो लोगों के पास क्या हो गया, कैपिटल की कमी हो गई. ठीक है, अब हमें इन्वेस्ट करना है पैसा. अगर हम इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, अगर हम बिजनेस में पैसा डालेंगे ही नहीं, तो गुड्स कहाँ से प्रोडक्शन होगा. ठीक है, भले ही प्राइस सेम हो या इन केस सपोज महंगाई भी हो गई,
प्रोडक्ट ज़्यादा प्राइस में बाहर बिक रहे हैं, बट यहाँ पे हमने कैपिटल इन्वेस्ट ही नहीं किया, हमने प्रोडक्शन किया ही नहीं, तो भले ही मार्केट में प्राइस ज़्यादा है हमारे प्रोडक्ट की, हम सप्लाई ज़्यादा कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, राइट। तो गवर्नमेंट पॉलिसी में भी कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए। फिफ्थ इज नो चेंज इन दी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, बिकॉज अगर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, कम प्राइस में भी हम ज़्यादा सप्लाई कर पाएंगे, है ना। अगर हम सपोज एक काफ़ी ह्यूज एरिया को ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा हो गया है, काफ़ी ह्यूज एरिया को कवर कर पाते हैं, तो हम ऑब्वियसली सप्लाई ज़्यादा करेंगे कम प्राइस के ऊपर भी, राइट। सो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। Sixth is price of other goods should remain constant. Now suppose like दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट A एंड प्रोडक्ट B, ठीक है। अब इन दोनों को प्रोड्यूस करने का खर्चा, मेहनत, सब कुछ इक्वल लगती है, ठीक है। प्रोडक्ट A प्रोडक्ट B दोनों गुड्स को बनाने का खर्चा टोटली सेम है, ठीक है। बट अगर हम जब बेचने जा रहे हैं तो A प्रोडक्ट 30 रुपीज़ में उसकी सेलिंग प्राइस है, B की है 40 रुपीज़, ठीक है। दोनों को बनाने का खर्चा सेम है, बट ए को बेच रहे हैं हम 30 रुपीज़ में, बी को बेच रहे हैं 40 रुपीज़ में। तो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए, ठीक है, बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, इज टू अर्न प्रॉफिट, राइट। अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो ज़्यादा प्रॉफिट हमें किस में होगा, जिसका हम प्राइस ज़्यादा मिल रहा है। तो क्या होता है, जब भी कुछ अदर गुड्स का अगर प्राइस में या हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है तो सभी बिजनेसमैन उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं जिसका हमें फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है, जिसके ऊपर प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। तो जिनके ऊपर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है वैसे गुड्स की प्राइस कम नहीं हुई थी बट फिर भी सप्लाई कम हो गई। वाई? बिकॉज बिजनेसमैन को उनमें ज़्यादा प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है। सो द प्राइस ऑफ अदर गुड्स शुड ऑल्सो रिमेन व्हाट, कॉन्स्टेंट। देन नेक्स्ट आता है हमारा नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर का एक्सपेक्टेशंस नहीं करना है हमें, या बोल सकते हो स्पेक्यूलेट, ठीक है, स्पेक्यूलेशंस वगैरह नहीं करनी है, ठीक है। जैसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट है 20 रुपीज़ में आता है, ठीक है, सेलर बेच रहा है उसे 20 रुपीज़ में, ठीक है। अब उसकी प्राइस हो गई है 25 रुपीज़। अब ये सेलर को क्या लगता है, अब 25 हो गई, अभी जल्द ही नियर कमिंग फ्यूचर में ये 30 होने वाली है, ठीक है। तो अब 20 से 25 प्राइस बढ़ी थी, ठीक है, तो सप्लाई भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। बट वो सेलर को क्या लग रहा था, अभी कमिंग फ्यूचर में, बस नियर फ्यूचर में ही उसको उसकी प्रोडक्ट की प्राइस 30 रुपीज़ हो जाएगी, तो मैं क्यों अभी सेल करूँ, वाई शुड मेक लॉस, राइट। तो वो क्या करेगा, स्टॉक को होल्ड करके रखेगा अपने पास, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको क्या लग रहा है कि 30 रुपीज़ में बेचूंगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस बढ़ी थी बट फिर भी उसने सेल नहीं किया, ठीक है। तो प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई ज़्यादा होनी चाहिए, बट उसने सप्लाई ज़्यादा की क्या, नहीं की। वाई? बिकॉज ही वॉज एक्सपेक्टिंग सम फ्यूचर प्राइसेस, ठीक है, उसने अंदाज़ा लगाया फ्यूचर प्राइसेस का, इस वजह से यहाँ पे फ्यूचर प्राइसेस का भी अंदाज़ा नहीं लगाना है, तभी हमारा लॉ एप्लीकेबल होगा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू सो मच।